इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी लेखिका अर्चना मिश्रा राय से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम में सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे सामने बैठी हैं अर्चना मिश्रा। अर्चना जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका स्वागत स्वीकार करती हूँ और अपने सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। जी शुक्रिया। तो आप कहानियां लिखती हैं और पत्र पत्रिकाओं के लिए लिख रही हैं, धारावाहिक के लिए लिख रही हैं, फिल्मों के लिए लिख रही हैं। जहन में एक प्रश्न उठता है कि आज कहानी के होने की जरूरत क्या है? यानी मानव अस्मिता के लिए कहानी क्या अब और जरूरी हो गई है, ऐसा मानती हैं आप? बिल्कुल, ये बहुत ही गहरा और अच्छा प्रश्न किया है आपने, क्योंकि कहानी जीवन का अंग है। मैं ऐसा मानती हूँ। जैसे कहा जाता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो रोना और गाना हर कोई जानता है, ये बातें हम कहते हैं। उसी तरह कहानी पे भी ये बात लागू होती है कि जीवन है, संसार है तो कहानी है। हाँ। हर दिन हम तमाम घटनाओं से गुजरते हैं। हम खुद के जीवन में पास पड़ोस समाचार देखते हैं, वहाँ से बहुत सारे ऐसी खबरें मिलती हैं कि वो कहानी का हिस्सा होती हैं। हम कहते हैं ना कि अरे ये कहानी में ऐसा लिखा है, अरे दूरदर्शन में ऐसा दिखाया गया, फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं, पर नहीं, हम वही दिखाते हैं जो समाज में घटता है। हाँ, उसको थोड़ा सा तीव्र कर देते हैं, एक्सेलरेट कर देते हैं, क्योंकि हमें कम समय में वो बात कहनी होती है। लेकिन अपने आसपास की, और आजकल तो खास कर मैंने देखा है कि जो बातें हम पत्रिकाओं में पढ़ते थे, कहीं सुनते थे, वो अपने आसपास घटित हो रही हैं। तो कहानी की आवश्यकता हमेशा है, क्योंकि लेखक उन घटनाओं को पिरो के जब प्रस्तुत करता है तो लोग समझ पाते हैं। हर वर्ग इतना प्रबुद्ध नहीं है कि वो ऐसे ही किसी संवेदना, किसी बात, किसी अनुभूति को पकड़ ले। तो इसके लिए लेखक की आवश्यकता है, कहानी की आवश्यकता है कि वो पढ़ के महसूस करे कि अच्छा ऐसा है, ये कुरीति है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही। इसलिए कहानी कभी अपने मायने खो नहीं सकती, उसका होना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही तमाम लेखक होते रहेंगे, कहानियां बनती रहेंगी। कहानी कभी रुक नहीं सकती है। एक कहानी खत्म होती है और दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। बिल्कुल। तो कहानी तो एक अंतहीन सफर है हमारे जीवन का, है ना? जी जी। तो आपकी पहली कहानी कहाँ छपी थी जब आपने भेजा होगा अपनी स्टूडेंट लाइफ में या मैच्योर लाइफ में? पहली कौन सी मैगजीन थी जहां आपकी कहानी छपी होगी? किस तरह की कहानी होगी और आपको तब क्या अनुभूति हुई? पहली कहानी मेरी, जैसा मैंने कहा, वो विश्वविद्यालय की पत्रिका में छपी थी और मुझे बहुत सराहना मिली थी। जब लोगों ने उसे मेरी आप बीती समझ ली तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहानियां लिख सकती हूँ। और उसके बाद कहानी का दौर चला, कई अखबारों में कहानियां छपी मेरी, दैनिक जागरण में, आज में, उन दिनों आज बनारस से प्रकाशित हुआ करती थी। मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगी कि कहानी से ज्यादा व्यंग लेखन में मेरी रुचि है। तो व्यंग में लिखा करती हूँ, वो भी प्रकाशित होती हैं। व्यंग की समीक्षाएं भी लिखती हूँ। कोरोना काल पे एक पुस्तक लिखी है हरिशंकर राठी जी ने, गिद्धों का स्वर्णकाल। अच्छा जी, बहुत अच्छी रचना है। और किस तरह कोरोना में लोगों का शोषण हुआ, उस पे वो व्यंग है और उसकी समीक्षा मैंने लिखी, वो उन्हें अच्छी लगी और उस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो व्यंग एक ऐसी विधा है जहां हम बातों को सीधे और सरल तरीके से ना कह के तीखेपन से तंज करते हुए वक्रोक्ति के माध्यम से कह सकते, अविधा में नहीं कह के लक्षणा में उन बातों को हम कहते हैं। तो मेरा व्यंग लिखा था मैंने, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगी। नेकी की रेकी। अच्छा। आजकल रेकी करने का जमाना है। जब हम कोई भी प्रोग्राम भी करने वाले होते हैं तो पहले जाके उस स्थान की रेकी करते हैं कि भाई यहाँ पे ये पार्किंग उपलब्ध है कि नहीं, अच्छा खाना मिलेगा कि नहीं, तो फिर हम करते हैं। एक दिन ऐसे बैठी थी और कुछ लोग बैठ के अमूमन कहते हैं कि नेकी का जमाना नहीं रहा, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना नेकी की रेकी पे एक रचना लिखी जाए। जी, बिल्कुल। तो उसका थोड़ा सा अंश मैं पढ़ती हूँ। स्वागत है।
आजकल अमूमन जब लोग इकट्ठा होते हैं तो यह चर्चा चलती है कि नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ। नेकी को असल में आज तक हम जिस दरिया में डालते आ रहे थे वो दरिया ही सूख चुका है। अब समस्या है कि नेकी करें तो उसे डालें कहाँ। आखिर नेकी प्रबंधन का मामला जो ठहरा। नेकी की रेकी करने सबसे पहले हम सड़क पे पहुंचे। पता चला कि देश बदल रहा है और नेकी का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले यदि सड़क पे चलते हुए आपका वाहन किसी से टकरा जाया करता था तो आप एक विनम्र मुस्कान या आदान प्रदान कर आगे बढ़ जाया करते थे, पर अब वहीं तत्काल एक दूसरे का नेक पकड़कर सड़क पर ही नेकी कर लेते हैं और इस इंस्टेंट नेकी को दरिया की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत सुंदर। तो इस तरह इसमें मैं फिर संसद में गई, फिर पुलिस स्टेशन में गई, फिर तमाम जगहों पे मैंने नेकी की और लास्ट में एक दोहे से मैंने सम अप किया कि नेकी की अनदेखी ही करे है सबको महान, नेकी की अनदेखी ही करे है सबको महान, त्यागे जो नर नेकी को उसकी महिमा अपार। बहुत शानदार। हास्य व्यंग भी इसमें है और जी, कटुता तो है ही। और हमने नेकी कर और कुएं में डाल, दरिया में डाल कहकर बात को इतिश्री कर देते हैं। आपने उसको किस तरह से अपने शब्दों में पिरोया है वो लाजवाब है। तो आपने कहा कि आप कहानियों के साथ साथ व्यंग विधा भी लिखती हैं और अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ हमें देखने सुनने को मिलता है। और इतनी बातें अब तो हमारे आसपास बिखरी हुई हैं कि बात बात पर व्यंग लिखे जा सकते हैं। आप में लिखने की क्षमता होनी चाहिए, कला होनी चाहिए। हाँ, उसको एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है कि आप उस बात में व्यंग ढूंढ लें, तलाश लें। कितने घंटे लिखती हैं? आपका लेखन क्या प्रतिदिन होता है या एक पीरियड बंधा हुआ है या आपको काम मिला तब आप ज्यादा लेखन करती हैं? मैं दैनिक दिनचर्या में प्रयास करती हूँ शाम का वक्त करीब 2 घंटे मुझे एकांत मिले और मैं बैठूं, कुछ मनन करूं, कुछ लिखूं, ये मेरा प्रयास रहता है। और जब काम आते हैं, कोई कहता है, क्योंकि फिल्म और टीवी से जुड़ी हूँ तो काम करना होता है, तो फिर उसको तो मुझे ज्यादा घंटों तक काम करना पड़ता है। तो अर्चना जी, आप कविताएं भी लिखती हैं, बहुत सारी विधाओं से आप जुड़ी हैं। कविता तो मैं आपसे सुनूंगी ही। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कहते हैं कि कविता की जो सृष्टि है वो भाव सौंदर्य और नाद सौंदर्य के योग से मिलती है, है ना? यानी कविता में इन दोनों का होना बेहद जरूरी है। आप ऐसा मानती हैं? और इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो आधुनिक कविताएं हैं, आज की जो कविताएं हैं, वो क्या इस मापदंड पर खरी उतरती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि आज की कविता आपने उसमें जोड़ी जो कि अतुकांत होती है। तो उसमें नाद सौंदर्य छुपा होता है, लेकिन जो परंपरागत छंदबद्ध कविताएं थी उसका नाद सौंदर्य कुछ और था। ये मैं कहने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि हर चीज में परिवर्तन होता है। तो साहित्य में भी गद्य हो या पद्य हो, ये परिवर्तन हम देखते आ रहे हैं। हर वाद की अपनी अपनी पहचान है। बिल्कुल। तो नाद सौंदर्य कविता का एक पहचान होती है कि ये कविता है, बिल्कुल, नहीं तो वो गद्य हो जाएगा। वो आज अतुकांत कविताओं में कहीं न कहीं विलुप्त हो रहा है, पर भाव तो कविता का प्राण है। बिना भाव के कविता हो नहीं सकती। और हर लेखक जो होता है वो कविता लिखे या नहीं लिखे, पर वो कवि होता है। बिना कवि हुए आप लेखक नहीं हो सकते जी। तो वो भले ही 4 लाइन लिखे और वो प्रकाशित न हो या लोगों की नजर में ना आए, लेकिन कवि होता है वो, ये मैं मानती हूँ और मैंने अनुभव किया है इसका। तो कविताओं में नाद और भाव सौंदर्य होना ही चाहिए, किसी न किसी रूप में होता भी है, मैं इस बात से सहमत हूँ। कविताएं वाल्मीकि के हृदय से कैसे निकली हम सभी जानते हैं जी। तो बहुत गहरी संवेदना से जब हम पीड़ित होते हैं, उद्वेलित होते हैं, कविता का निर्माण होता है, कविता का प्रस्फुटन होता है, निर्माण होता है। तो कविताएं बस ऐसी ही हैं। अगर आप कहें तो मैं एक कविता आपको सुना सकती हूँ। बिल्कुल, हम आपकी कविता सुनना बिल्कुल चाहेंगे, लेकिन साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आधुनिक कविताओं की जब हम बात कर रहे हैं तो आज किस तरह की कविताएं आज लिखी जा रही हैं? चूंकि समाज बहुत ही राजनीतिक विसंगतियों से गुजर रहा है, हम सभी ये जानते हैं। कहीं आर्थिक मार है, कहीं सामाजिक मार है, जात पात का भेदभाव, हम रोज ही समाचार में ये सब सुनते हैं। तो आज का कवि उस सोच को लिख के अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं।
जैसे व्यंग की मैंने बात की, वैसे ही कविता भी बड़े यथार्थ और प्रहारक कविताएं लिखी जा रही हैं, जिससे कि हम जाग सके। कवि और लेखक का कहीं ना कहीं एक सामाजिक उद्देश्य भी होता है कि वो अपने भाव, जैसा कि मैंने कहा, हर आदमी उस गहराई तक जाके नहीं सोच पाता, तो कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि अच्छा ऐसा ये समय चल रहा है जी, क्या हम इसमें से कैसे उभरेंगे, क्या होगा। तो ये आज की कविता, सार्थक कविता, कविताएं हमेशा ही सार्थक ही रही हैं, पर ये यथार्थवादी और प्रहारक कविताएं लिखी जा रही हैं। अच्छा लिखने वाले हैं, अच्छा लिख रहे हैं, युवा पीढ़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। जी, तो अब आप अपनी कविता हमें सुनाइए जो आपकी प्रिय कविता हो। हाँ, और आपने आज की कविता की बात की। हाँ, और मैं एक घटना से बहुत ही दुखी, मर्मांतक पीड़ा हुई मुझे, उस पे जो मैंने कविता लिखी है वही मैं सुनाऊंगी कि कैसे कविता आज के वर्तमान को कह सकती है। जी, स्वागत है। अभी कुछ दिनों पहले निर्भया कांड जैसी एक और घटना हुई, आपने भी सुना होगा, जो कलकत्ता में एक डॉक्टर स्टूडेंट के साथ ये घटना हुई थी। और उसके थोड़े दिनों बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार आया था। मैं देख रही थी लोग जा रहे हैं घरों में, एक दूसरे को रक्षाबंधन बांध रहे हैं, और मेरा मन बहुत दुखी था जी उस समाचार को देख के। थोड़ा सा मैं कहीं क्रूर भी हो गई हूँ इसमें, लेकिन ये मेरे मन से निकली थी कविता जो मैं सुनाना चाहती हूँ। यह कैसा रक्षाबंधन, कहाँ गए देश के भाई, क्या वह थी किसी की बहन नहीं, कैसा समाज, कैसी रक्षा और कैसा रक्षाबंधन। वाह। हत्या करता है वही पुरुष जो खाता रक्षा की कसमें, फिर ढो क्यों रहे इस बंधन को, क्यों निभा रहे झूठी रस्में। जब समाज के रक्षक ने ही पहन लिए काले चश्मे और अत्याचार नहीं वश में, फिर कैसा रक्षाबंधन। क्या बात। बंधन में गांठे ही गांठे, नहीं धागा कोई रक्षा का। वाह। धागा टूटी, रक्षा छूटी, आश्वासन नहीं सुरक्षा का। फिर बहनें क्यों करती जाए रक्षा बंधन, टीका चंदन, भाई हित में पूजा वंदन। यह कैसा रक्षा बंधन। यह चोट है उसकी आत्मा पर, देह मात्र है एक माध्यम। क्या बात। वह टूटे बिखरे चिल्लाए, रक्षा उसकी ना हो पाए। इसका आनंद मनाते हो, तुम पौरुष पे इठलाते हो। तुम कायर हो, तुम नर पिशाच, तुम हत्यारे, तुम जल्लाद। कैसे हो तेरी कोई बहन, बंधवाना ना रक्षा बंधन। यह कैसा रक्षा बंधन। बहुत सुंदर। मेरी रोए खड़ी हो गई हैं अर्चना जी आपकी कविता सुनकर। सच मैं बहुत ही पीड़ित हुई थी इस घटना से। और ये है कविता जो समाज के कुरीतियों पे, किसी महिला पे अत्याचार पे, कहीं भी कैसी भी साथ भी अत्याचार होता है, समाज का जो एक भद्दा रूप है वो सामने आया है आपकी इस कविता में। कि हम इतने त्योहार इतनी खुशी के साथ या रक्षाबंधन की बात करते हैं, तो किसी स्त्री की जब रक्षा हम नहीं कर पाते हैं तो किस भाई की उम्मीद हम करते हैं। इस पे मेरे बहुत से पुरुष मित्रों ने मुझे कहा भी कि आप कुछ ज्यादा हार्ड हो गई हैं। लेकिन मैंने कहा ये मेरे भाव तब थे और मैं इसे छिपाना नहीं चाहती। जी। आप सुन रहे थे जानी मानी लेखिका अर्चना मिश्रा राय से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग। ध्वनि मुद्रण अभियंता गणेश शिंदे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए।